नमस्ते दोस्तों। हिंदी की खूबसूरत, बेहतरीन और बेमिसाल कहानियों के चैनल आज सुनिए में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी प्रसिद्ध लेखिका चंद्रकिरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी पहली भूल। कहानी लेखन का कालखंड संभवतः 1950-1960 दशक का है। शुरू करें कहानी पहली भूल। कुछ न पूछो विलास की, आठों पहर मस्ती में डूबा रहता है वो। 24 घंटे नशा सा चढ़ा रहता है उसे। अभी पिछले अगहन में ब्याह हुआ है और 4 दिन हुए पूस की दौज को बहू गौने आई है। चांद से मुखड़े में नरगिस सी आँखें, पके हुए अंगूर से रस भरे होठों में छलकती हुई मदिरा लिए हुए उस अरुणा ने विलास के भीतर और बाहर मस्ती सी भर दी है। वो प्रेम में दीवाना हो रहा है। विलास इन दोनों सर्विस करता है। अभी साल भर पहले पूरे 2 साल तक 4th ईयर की हवा खाकर मुश्किल से 3rd डिवीज़न में बीए करके वो उससे निकल पाया है। निकलते ही चट से नौकरी मिल गई और पट से ब्याह भी हो गया। ब्याह पर ही उसने बहू का फ़ोटो देख लिया था। धनी बाप का अकेला बेटा है ना, जिद कर बैठा तो माननी भी पड़ी सबको। फ़ोटो देखने के बाद ही वो ब्याह करने को राजी हुआ। ब्याह के बाद गौने की तारीख तक उसने दिन गिन गिन कर निकाले। अपने उफनते प्रेम की बाढ़ में बहकर वो तो बिना परिचय ही उस बहू को एक पत्र भी बड़े रंगे चुन्ने संबोधनों से सजा कर लिख बैठा था। खैरियत इतनी ही हुई कि लिफाफे पर पता लिखकर भी जाने क्या सोचकर उसने उसे डाक में नहीं छोड़ा, दराज में डाल दिया। पर जिस रात को वो गौना लेकर लौटा, उसी रात को किसी ना किसी तरह छिपकर उसने बहू का मुख देख लिया। उससे 2 बातें भी कर लीं और अपने उस उमड़े प्रेम का वो जीवित चिन्ह, वही पत्र भी उसे दिखा दिया। तब कहीं उसे चैन पड़ा। 2 दिन बाद फिर तो वो अरुणा के रूप सागर में ऐसा डूब गया, ऐसा बहा कि अभी तक डूब उतरा रहा है। किनारे की ओर आंखें उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं है उसे। कॉलेज लाइफ में वो बहुत बार प्रेम का सामना कर चुका है। अपनी क्लास की छात्राओं के पीछे उनके घर तक साइकिल पर पीछा कर चुका है। मेले तमाशों में उन्हें देखकर अपने कॉलेज के 2-4 जिंदा दिल जानदार लड़कों के साथ साथ उन पर फिक्रे कस चुका है। शरारत की सूझने पर 1-2 लड़कियों को बनावटी प्रेम पत्र लिखकर उनके घर में खासा हंगामा मचवा चुका है। इन सब शैतानियों या प्रेम के तूफानों में केवल एक बार ही उस पर मुसीबत आई थी। उसका रस्टिकेशन होते होते बचा था। तब वो 3rd ईयर में पढ़ता था। बात यह हुई थी कि डॉक्टर राव की वो तेज़ तर्रार छोकरी मृणालिनी ने, जिसने अपने ऊंचे स्वर और दबंग चाल से लड़कों की आंखें नीचे झुका दी थीं, कॉलेज मैगजीन में कविता छपाई। तो इन सब शरीफ बदमाश छोकरों ने, जिनमें एक विलास भी था, इस कविता को लक्ष्य करके कितने ही पद्य बना डाले और दूसरे दिन कॉलेज के सदर गेट से लेकर पानी घर तक सब में उसी कविता की सैकड़ों पैरोडी वाली आवृत्ति थी। उन पद्यों की कुछ जोरदार पंक्तियाँ जो स्वयं विलास ने गढ़ी थीं, उसे अब तक याद हैं। जैसे, प्रिंसिपल साहब के चेस्टर में बहता वही मधुर संगीत, शुक्ला साहब के होठों में, चैटर्जी की थिरकन में बहता वही मधुर संगीत, और ऐसी ही तुकबंदियाँ, किंतु मृणालिनी सहज छोड़ने वाली न थी। बाएं हाथ की लिखाई तक को पहचान कर उसने 2-3 लड़कों को आफत में डाल दिया। उनमें एक विलास भी था। बड़ी मुश्किल से कितनी दौड़ धूप और प्रिंसिपल के आगे हाथ पैर जोड़ने पर कहीं जाकर वो उस साल कॉलेज में टिक पाया था। किंतु ये सब पागलपन कॉलेज जीवन तक ही था। वहाँ से निकलकर लगभग 1 वर्ष से तो उपन्यासों के रोमांस पढ़ने के अतिरिक्त वो एकदम साधु रहा है। कामकाजी आदमी बन गया है। अपनी उन दिनों की मूर्खताओं को याद करके वो कई बार पछता चुका है, दुख मना चुका है, और अब तो उसे इन सब बातों का डर ही नहीं है। पायल के साथ साथ छोटे छोटे 3 बिच्छुओं से सजे और मेहंदी से रंगे छोटे छोटे लाल कमल से चरणों से रुंझुन करती हुई अरुणा ने जिस दिन उसके घर में प्रवेश किया है, उसी दिन से वो उसका दीवाना हो गया था। वो अरुणा में हो रहा था। उसके भीतर बाहर इधर उधर अरुणा या उसकी याद के अतिरिक्त और भी कुछ था, ये उसे सुझाई ही नहीं पड़ता था। ऑफिस के घंटे वो बमुश्किल से गुजार पाता है, नहीं तो दिन के शेष 5-6 घंटों में वो किसी ना किसी बहाने से उसे 25 बार अपने पास बुला छोड़ता है। नीचे चाहे अम्मा बैठी हों या चाची, उसे उसकी भी परवाह नहीं रहती। पानी चाहिए, पान चाहिए,
सिर में दर्द है, मेरी कमीज खो गई है, नहीं मिली। ऐसी ना जाने कितनी युक्तियां करके वो अरुणा को बार बार सीढ़ियां चढ़ने को विवश करता है और एक बार पा जाने पर छुटकारा मिलना अरुणा को ज़रा मुश्किल हो जाता है। छोड़ो, नहीं, भला ये भी कोई बात है? मैं कब कहता हूँ कि कोई बात है? तो फिर जाने क्यों नहीं देते? जाओ, मैं कब मना करता हूँ। विलास ने उसका हाथ छोड़कर साड़ी का पिछला छोर उंगलियों में लपेट लिया। अरुणा ने ये नहीं देखा था, वो चल पड़ी। 2 पग जाते ही साड़ी में झटका लगने पर उसने मुड़कर देखा। विलास पल्ला मुट्ठी में दबाए हंस रहा था। बड़े खराब हो। किधर से? विलास की आंखों में दुष्ट हंसी फूट कर बिखर रही थी। जाओ जी, मैं अब तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। तब किससे बोलोगी? क्या कोई और? अरुणा ने लपक कर विलास का मुख भींच लिया। बोली, ऐसी बात कहोगे तो देख लेना। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे भाई, दम घुटा जा रहा है, हाथ हटाओ। अरुणा के हाथ हटाते ही विलास ने उसे खींचकर पलंग पर बैठा लिया और फिर बोला, हाँ अब कहो, क्या कहती हो? मैं तो कुछ नहीं कहती। अरुणा जरा खींच भरे स्वर में बोली, देखो बड़ी देर हो रही है, अम्मा जाने क्या सोचती होंगी। क्या सोचती होंगी? कुछ भी नहीं। वो क्या कभी गौने नहीं आई थीं? धुत, तुम बड़े दुष्ट हो। अम्मा को भी नहीं चूकते? अरुणा के मुख पर लाज की लाली दौड़ गई। सच में ही लड़के लोग बड़े खराब होते हैं। अच्छा, विलास ने चुटकी ली, और इनमें से भी खासकर मैं। क्यों ना? अरुणा इस बार तिनकी नहीं। जाने क्यों विलास की ऐसी हंसी पर सदैव ही कुछ व्यथित हो जाती थी। उसके मुख पर एक दर्द का रंग चढ़ जाता था। सिर डालकर वो चुप बैठी रही। मैं बड़ा खराब हूँ ना अरुणा? विलास ने उससे एक हल्की सी चुटकी भरकर पूछा। हिश! अरुणा ने उसकी पीठ के पीछे मुंह छिपा लिया। इसमें झूठी क्या है? विलास पर इस समय भावुकता का भूत सवार हो रहा था। बायां हाथ पीछे ले जाकर अरुणा का मुख अपनी ओर करते हुए उसने गीले स्वर में कहा, सभी कुछ तो तुम्हें बता चुका हूँ अरुणा, कि मैं कैसा था। जो कुछ अच्छी बुरी बातें थीं सभी तो मैंने तुम्हें बता दी इन्हीं 10 दिनों में। कुछ भी तो नहीं छिपाया है। अब तुम ही कहो, क्या मैं खराब हूँ? नहीं हूँ? ऐसे क्या? अरुणा ने उसके स्वर के भारीपन को लक्ष्य कर लिया था। वो विकल हो गई। बचपन में सभी से भूलें हो जाती हैं, तो क्या वो सदा के लिए खराब हो गया? मेरे लिए तुम खरे सोने हो। विलास की व्यथा, जो कभी कभी अपनी पिछली करतूतें याद करके उमड़ आती थीं, शांत हो चलीं। फिर भी वो कह गया, सच कहो अरुणा, तुम मुझे प्यार करती हो? सब जानकर भी प्यार करती हो? तुम्हें एक झूठी चीज़ मिली है, फिर भी तुम उसे प्यार करती हो? क्यों? विलास अरुणा से कुछ भी छिपा नहीं सकता था। सभी कुछ अरुणा सुन चुकी थी। जो हमारी निर्बलताओं के प्रति सहृदय रहे, जो हमारी कमजोरियों को जानकर भी अपना समझता हो, उससे कोई अपना हृदय छिपा भी कैसे सकता है? तुम जैसे भी हो मेरे हो। अरुणा ने उसको गोद में मुख छिपाकर लज्जा से सिकुड़कर किसी प्रकार उत्तर दे दिया। देना ही पड़ा। बिना उत्तर पाए विलास आसानी से छोड़ने वाला भी तो नहीं था। विलास ने आज एक इंग्लिश कहानी पढ़ी थी। उसे ऑफिस में दिन भर उसी का ख्याल बना रहा। उसी कहानी की हीरोइन का, और उस पर भी सबसे अधिक उसके हीरो का। ऐसी थी वो कहानी, बिल्कुल उसके मन के लायक। कितना बहादुर था वो विल्सन। भारतीय गल्पों में तो वैसा चरित्र ढूंढे भी न मिले। ये उदारता, ऐसी महानता। सारा दिन वो यही सोचता रहा कि पश्चिमी देशों में ऐसे प्लॉट साधारण हैं, और हमारे यहाँ। विल्सन था सच्चा प्रेमी। एडिथ उसे छोड़कर चली गई, बच्चे को भी छोड़ गई, तब भी विल्सन उसे प्यार करता रहा। उसके उस साथी ने, जिसके लिए एडिथ नारी के धर्म, माता की ममता, स्त्री के स्त्रीत्व, सभी को पुराने कपड़े की भांति छोड़कर चली गई थी, जब उसे छोड़ दिया तब प्रत्यक्षाभिमानी सी वो भी फिर एक दिन तूफान भरी अंधेरी रात में घर लौट आई। और उस समय 3 साल बाद भी विल्सन ने घर के द्वार उसी भांति खुले रखे। उसी की प्रतीक्षा में अब तक वो घर में बैठा उसकी याद संजोया करता था। यही नहीं, उस पतिता नारी के प्रति उसके हृदय में उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह और उससे भी अधिक ममता भर गई थी। एडिथ का संसार फिर स्वर्ग बन गया था। यही तो थी सारी कहानी। 16 वर्ष तक विदेशी शिक्षा से शिक्षित विलास को कहानी बड़ी अच्छी लगी। मेरी अरुणा भी मुझे प्यार करती है, सब कुछ जानकर भी प्यार करती है। विल्सन नहीं, एडिथ के लिए इससे अधिक क्या किया? कुछ भी नहीं। अरुणा उस दिन कह रही थी, तुम जैसे भी हो मेरे हो।
अरुणा ही यदि कभी ऐसी भूल कर बैठे तो क्या मैं उससे कह सकूंगा कि तुम जैसी भी हो मेरी हो? क्यों नहीं, अवश्य ही। भावुकता के प्रथम उद्रेक में, भावना के प्रथम झोंके में, कल्पना के जगत में ये सब कहना सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। सिंदूर की डिब्बी खाली हो गई थी और भरने के लिए उसने अपना छोटा सा श्रृंगारदान खोला। उसमें कई खाने हैं, ऊपर भी नीचे भी, किसी में सेंट, किसी में पाउडर, किसी में लिपस्टिक। सबसे निचले खाने में छोटी सी ताली लगी हुई है, उसमें उसकी सहेलियों की आई हुई चिट्ठियां बंद हैं। और भी 2-4 प्राइवेट कागज़ हैं, किसी में गज़ल है तो किसी पर्चे में प्रसूत के पथ्य की सूची है। इन्हें वो छिपा कर रखती है। जाने क्या सोचकर उसने उसे खोल डाला। लाल फीते से बंधी हुई चिट्ठियां भी खोल डालीं। सारी बिखर गईं तो फिर एक एक को पढ़ने लगी। कोई बहुत पुरानी थी, कई हाल की। नीचे से एक पुराने से लिफाफे में गुलाबी पत्र निकला। देखकर जाने क्यों अरुणा सफ़ेद सी पड़ गई। उसे कोई भूली बात याद हो गई थी। लाज से, पीड़ा से, दुख से उसका चेहरा लाल पीला सफ़ेद हो रहा था। हृदय धड़क रहा था कि रसोई में बिल्ली ने छींके से मटकी पटक दी। अरुणा का हृदय बल्लियों उछलने लगा। वो समझी कोई आ गया। झपट कर उसने सारे पत्र जैसे तैसे उसी खाने में डालकर ताला लगा दिया। केवल उसी गुलाबी कागज़ को लिए देखती रही। फिर उसे लिए हुए कांपते पैरों से उठकर दिया सलाई देखने चली। उधर विलास के बूटों की चरमर सुनाई पड़ी। उधर अरुणा ने लपक कर तीली खींची और पत्र में आग लगा दी। विलास को मालूम था कि आज अरुणा घर पर अकेली होगी। उर्दू की शायरी की टांग तोड़ता हुआ वो जहाँ अरुणा थी वहीं आकर खड़ा हो गया। अरुणा बुद्ध बनी खड़ी थी। विलास की आंखें खुल गईं। बेचैन को नींद कहाँ? देखा घड़ी 2 बजा रही थी। करवट बदल कर देखा, अरुणा गठरी सी बनी उतने बड़े पलंग की जगह खाली छोड़कर पाटी से सिर लगाए पड़ी थी। उसने बाएं हाथ से लैंप की बत्ती तेज की और दाहिने से उसे अपनी ओर खींच लिया। अरुणा, उसके कान में सिसकारी दी। कुकड़ों को सीटी सी आवाज़ ने कान में बजाकर अरुणा को जगा दिया। अरे राम, अरुणा के मुख से निकला। उठो तो सवेरा हो गया। विलास ने उसके गुदगुदी कर दी। अरुणा ने आंखें खोलीं। उधर क्लॉक ने किया टन टन। 2 बजे थे। सोने नहीं दोगे क्या? अरुणा ने खीज से कहा, किंतु उस खीज में भी करुणा भरी थी, मान नहीं। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि उस कागज़ में क्या था, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, विलास ने इठलाते हुए कहा। अरुणा चुप हो गई। आज दिन में उसकी सीधी आंख फड़क रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त बिल्ली ने रास्ता काटा था। वो तो तभी से गौरी गणेश मना रही थी। हाय राम, क्या होगा? देखा अरुणा, विलास को मान हुआ आया। मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। अपनी बुराई, भलाई, पाप, पुण्य सभी कुछ तुम्हारे आगे खोल दिए। मैं तुम्हें अपना समझता था इसी से, और एक तुम हो। कहते कहते उसने करवट बदल कर मुँह फेर लिया। हाय रे, क्या करे अरुणा? सांप छछूंदर की सी इस कष्टदायक परिस्थिति से कैसे छुटकारा पाए? अरे भगवान, उसकी उस एक ही पहली और अंतिम भूल के लिए क्या तूने अभी तक क्षमा नहीं किया? विलास मुंह फेरे पड़ा रहा। वो सोच रहा था उस गुलाबी अधजले कागज़ की बात जो अरुणा जला रही थी, कि जिसके विषय में पूछने से ही वो अधमरी सी हो गई थी और जिसके लिए वो अभी तक विलास को इतनी जिद, प्यार, मिन्नतें, रूठने पर भी मुंह नहीं खोल रही थी। उसे याद आई वही इंग्लिश कहानी, उसकी एडिथ और उसका विल्सन। तो क्या अरुणा से भी कोई ऐसी बात हो पड़ी है? नहीं तो वो इतना छिपाती क्यों है? विलास का माथा जल रहा था। यदि ऐसा ही हो तो मैं भी विल्सन ही बनूंगा। अरुणा ने मेरे सभी दोष, मेरी कमजोरियां सुनकर भी कहा था, तुम जैसे भी हो मेरे हो। क्या मैं नहीं कह सकूंगा कि तुम जैसी हो वो मेरी हो? पर कुछ मालूम भी तो हो कि बात क्या है। उसे चैन न पड़ता था। तो न बताओगी अरुणा? उसने मुख फेरे फेरे ही कहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम मुझे अपना नहीं समझती? ऐसा ना कहो। अरुणा की रुलाई फूट पड़ी। मैं कहती हूँ वो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या करोगे सुनकर? मैं जानती हूँ वो बात जानकर तुम मेरा मुख देखना तो दूर, नाम तक लेना पाप समझोगे। पर सच जानो वो अनजाने की भूल थी। जानबूझकर तो मैंने कुछ नहीं किया। कहते कहते अरुणा की हिचकी बंध गई। और विलास, उसके कानों में तो जैसे पिघला हुआ सीसा घुसा जा रहा था। ओह, वो विल्सन नहीं बन सकेगा शायद। एडिथ के मुख से उसकी असफल प्रेम कथा सुनकर विल्सन के हृदय में तो न जाने किस संदेह की एक घनी काली छाया से उसके हृदय की अंतिम स्वर लहरी तक भारी होती जा रही थी। फिर भी वो सब जानकर ही रहेगा, इसकी तो शायद उसने शपथ खाई है। कुछ भी हो अरुणा,
तुम्हें मुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। उसने इस समय पतिगिरी का पूरा अधिकार स्मरण करते हुए कहा। अरुणा देखो, बता दो, क्यों मेरा रक्त जलाती हो? अरुणा विवश हो गई। 16 जनों के अपने परिवार की रक्षा में पान की भांति पाली जाकर इन सब बातों को जानती भी कैसे? उसने उठकर सिर झुकाकर आंसुओं से तर गले से धीरे धीरे अटक कर कहा, सुन लो, सुनकर भी तुम मुझे चाह सकोगे तो मैं समझूंगी। उसके प्राण तो उस समय सूली पर टंगे हुए थे। कोई 4 बरस की बात है, मैं 7th में पढ़ती थी। अधिक बड़ी तो थी नहीं, 13 पूरे करके 14वें में थी। हमारे बराबर एक रहते थे। कहते कहते वो चुप हो गई। कैसे कहे, कहने योग्य था भी तो नहीं वो सब। हाँ फिर? विलास की उत्कंठा गला चीर कर निकली पड़ती थी। अरुणा को कहना पड़ा। बराबर वालों के एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। उससे मैं कभी कभी अंग्रेजी या गणित में कुछ पूछने चली जाया करती थी। सो वह पत्र उसी का था, बहुत दिन पहले का। जाने किस पागलपन में वो गलती हो पड़ी थी। वो पत्र था 3 बरस पहले का। वो अब न कहेगी तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे। उसने विलास के पैरों के पास पड़े हुए लिहाफ में मुँह छिपा लिया। विलास सब कुछ समझ गया। क्या उसे समझना कठिन है? फिर भी उसने अपने को अपनी विरक्ति को छिपाकर पूछा, उस पत्र में लिखा क्या था? यही तो पूछ रहा हूँ। बताना ही पड़ेगा। हाय, आज धरती फट क्यों नहीं जाती? अरुणा को आज मांगने से मौत भी नहीं मिली। उसने किसी प्रकार कहा। लिखा क्या था? उनकी कुछ दिनों पीछे बदली हो गई। वो यहाँ से बड़ी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञाएं करके गया था। सो जब उसको घर पर माँ बाप की डांट पड़ी तो क्षमा मांगी थी। पत्र लिखकर उसने बस। अरुणा ने उसके पैर पकड़ लिए। देखो, मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं छिपाया। बोलो, तुम मुझे क्षमा कर दोगे? कर दोगे ना? वो विलास के पैरों पर ही सिर रखकर सिसकने लगी। विलास के मुख से शब्द न निकले थे। उसका विलासपन जवाब दे रहा था। एक ही क्यों, पहले और भी पत्र आए होंगे। जब पत्र आए गए तो और भी जाने क्या। उफ, वो आगे नहीं सोच सकता। स्नेह का एक शब्द, सांत्वना का एक भी वाक्य उसके मुंह से नहीं निकला। उसके हृदय की कोमलता मानो कहाँ उड़ गई। किंतु क्या कहे वो अरुणा को। वो रो रही थी। विलास ने धीरे धीरे अपने पैर खींच लिए। अरुणा का सिर जल रहा था अंगारे जैसा, और आंसू कितने गरम गरम। रोती क्यों हो? विलास ने मुंह तक लिहाफ खींचते हुए कहा। जो होना था हो गया। ओह, कितनी रूखी वाणी, कितना ठंडा स्वर। अरुणा सिहर गई। हिचकी लेते उसने कहा, बोलो, तुमने मुझे क्षमा किया या नहीं? सच बोलो। सो अब नींद आ रही है, विलास ने मुख फेर कर कहा। फिर पलंग के 1/8 हिस्से में पाटी से चिपककर सारे लिहाफ से देही ढककर पड़ा रहा। किसी ने कुछ नहीं जाना, पर अरुणा जानती है। किसी ने कुछ नहीं सुना, पर अरुणा को मालूम है कि विलास अब वो विलास नहीं है। उसने उसे कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, तिरस्कृत भी नहीं किया। फिर भी अरुणा जानती है विलास अब वो विलास नहीं है। वो अब भी सर्विस करता है, दिन के शेष घंटे अपने कमरे में गुजारता है, किंतु अब उसकी कमीज़ें नहीं खोती, कोट के बटन नहीं टूटते, सिर में दर्द भी नहीं होता, प्यास भी नहीं लगती। इससे दिन में बहू को बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाना पड़ता। माँ सोचती है लड़का मेरा बड़ा शर्मीला हो गया है। रात को भी वही सन्नाटा, उसकी वे चुहलबाजियाँ, हिंदी उर्दू अंग्रेजी के वे प्रेम संबोधन, सभी जाने कहाँ खो गए हैं। जाने किस तरह पलंग के एक ओर सिकुड़ कर पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा कुछ सोचता रहता है। अरुणा कुछ बोलना चाहती है तो उपन्यास उठाकर ऐसा भाव दिखाता है मानो पढ़ने में डूब रहा है। रात को सोते सोते नींद में अरुणा का हाथ अभ्यासवश उसके गले पर या सिर के नीचे चला जाता है। वैसे तो ये अवसर आता ही बहुत कम है। अरुणा तो स्वयं ही लाज की मारी सिकुड़कर छुई मुई सी पत्ती सी बनी हुई है। उसकी आंखें तो स्वयं ही नहीं उठ पाती हैं। ऐसे ही नीरस फीके कड़वे दिन, जिनमें मिठास की जरा भी चाशनी नहीं, बीत रहे थे। पर कब तक बीतेंगे ऐसे, कौन जाने। अरुणा कहे भी तो क्या, प्रतिवाद भी तो करे किस बात का। वो भीतर ही भीतर जलती है, कुढ़ती है। उसके हृदय की आग बाहर नहीं निकल पाती, धुआं तक ऊपर नहीं आता। वो घुट कर रह रही है, ऐसे ही एक दिन मर जाएगी। हाय, वो पैदा ही क्यों हुई थी? पैदा हुई थी तो उससे ये भूल क्यों हुई थी? और भूल हुई थी तो विलास ने जिद करके पूछा ही क्यों था? फिर पूछकर क्षमा या दंड कुछ भी स्पष्ट वो दे क्यों नहीं सका? इस नीरव अवहेलना, इस मूक घृणा से तो मृत्यु भली। अरुणा ने अपने घर चिट्ठी लिख दी। अम्मा जी नहीं लगता, बुला लो। तीसरे दिन उसके ससुर के नाम पत्र आया।
यदि आपकी इच्छा हो तो हम लड़की विदा कराने आवें। विलास के पिता ने पूछा कि बहू को भेजना चाहता है या नहीं, क्योंकि पहले भी तो वहाँ का एक आदमी आकर लौट गया था। ऐन समय पर विदा की बेला पर विलास ने अपनी अम्मा के कान में चुपके चुपके कहा था, अम्मा मेरा जी तो अभी भेजने को नहीं करता। माँ का लाडला बेटा है, शर्माता नहीं जरा भी, और अम्मा ने भी बुराई सिर ओढ़कर बेटे का मन रखा, बहू रोक ली। सो इस बार पत्र आते ही उससे पूछा गया, आपकी इच्छा है भेज दीजिए, भला मुझसे पूछने की इसमें कौन सी बात है। उसने बिल्कुल भले लड़के की भांति सीधे होकर कहा और सिर झुकाते हुए बाहर चला गया। ना, अरुणा मन की ये आग और ना सहेगी। पीहर आए उसे 20 दिन हो गए। इन 20 दिनों में कुछ नहीं तो उसने 6-7 पत्र डाले होंगे विलास के पास। सभी में ऊपर से नीचे तक विनती और क्षमा के सिवाय दूसरी बात ना थी। आज आया है उसका पत्र, उन सबके उत्तर में कितना नीरस, कितना रूखा, खाली कुशल क्षेम। उसने लिखा, अरुणा पत्र तुम्हारे सभी मिले थे, ऑफिस में बहुत काम है, उत्तर नहीं दे सका, क्षमा करना। इसके बाद घर की एक दो बातें थीं। नीचे हस्ताक्षर के नाम पर खिंचा हुआ था अंग्रेजी का वी अक्षर, पूरा नाम तक नहीं। अरुणा का नीरव आहत अभिमान तड़प उठा, मचल कर गिर पड़ा, गिर कर चूर हो गया। भगवान ने क्या उसके भाग्य में काली रेखाएं खींची थी खाली। उसे याद आया, विलास का वो पत्र तो उसने गौने के पहले अपने प्यार की बाढ़ में बहकर लिखा था। कितने रंगे चुने सजे सजाए शब्द थे, मानो प्रेम का खाता खोल दिया था। दोनों में कितना अंतर था, दिनों में भी कितना अंतर हो गया है। हृदय में एक ठंडी सांस निकली, हाय वे दिन और ये दिन। विलास भी क्या करे, वो तो विल्सन नहीं बन पाया। कैसे प्यार करे वो उससे, कैसे वो कह दे कि तुम जैसी भी हो मेरी हो। ना, ये सब उसके बस का नहीं है। यद्यपि वो जानता कि अरुणा पछताती ही है, अपनी पहली भूल को याद करके रोती है, उसके मौन तिरस्कार मूल अवहेलना की मार से वो दिनों दिन सूख रही है, पर क्या करे वो तो विलास है, विल्सन नहीं। बाबूजी कह रहे हैं बहू को ले आओ, बहुत दिन हो गए। जाने कैसा कैसा हो उठता है उसका मन, पर जाना तो पड़ेगा ही। 1 वर्ष बाद अरुणा मर गई। उसे मरे 2 महीने हो गए हैं। पीहर की तो कुछ पूछो नहीं, ससुराल में भी सभी तो सास ससुर जेठ देवर ननद उसकी मृत्यु से दुखी हैं। सब कहते हैं हाय कैसी हंसमुख सुंदर बहू थी, बोलती थी तो मुंह से फूल झड़ते थे, जाने किसकी नज़र लग गई। विलास को भी दुख हुआ है, ये सब कह सकते हैं। निश्चल सेवा का प्रभाव तो जड़ पदार्थ पर भी पड़ता है। वो तो चेतन सजीव प्राणी था, पर जाने क्यों वो उसकी पहली भूल को अब तक भूल नहीं सका। भूल पाता तो अरुणा मरती ही क्यों इस भरी जवानी में। 19 साल की उम्र में वो अपनी सारी आशाएं और सारी इच्छाएं मिट्टी में मिलती देख कर ही तो घुल घुल कर चल बसी है। मर गई बस अपनी उसी पहली भूल के दोष से। इसे जानती थी वो, और अब जानता है विलास। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की लिखी हुई कहानी पहली भूल। हमारे भारतीय पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की भूल अक्षम्य मानी जाती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।